नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हर्ष महाजन जी का आज फिर ज़िक्र आएगा क्योंकि ज़ाहिर है ज़िक्र आएगा। वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं और एक जीत उन्होंने हासिल की है कि राज्यसभा के वो सदस्य चुन लिए गए, बहुमत जबकि कांग्रेस का था विधानसभा के अंदर। अब उन्होंने एक नया दावा कर दिया है, हालाँकि ये दावा संजय शर्मा जी ने पिछली डिबेट में हमारे साथ किया था कि अनुच्छेद एक 356 लागू किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो क्या हिमाचल की सरकार अपने संवैधानिक तंत्र में विफल रही है? संविधान को स्पष्ट रूप से लागू नहीं कर रही है या उल्लंघन कर रही है? क्या ये कारण है? क्योंकि ऐसी स्थितियों में ही ये लगाया जाता है या फिर बहुमत किसी भी दल के पास बहुमत ना हो, वैसी स्थिति में लगाया जाता है। आज की स्थिति में कांग्रेस बहुमत में है, 38 सीटें हैं उसकी और 35 चाहिए, 38 हैं। 3 पे उपचुनाव हो रहा है। लेकिन हर्ष महाजन जी ने दावा किया है कि जल्द ही सभी सांसद, 7 के 7 सांसद गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष मांग रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अनुच्छेद 356 लागू किया जाए और तुरंत राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दिया जाए। इसके कारण क्या हैं? वो कारण फिलहाल यही नज़र आते हैं कि 6 जो सीपीएस हैं उनका मामला सुरक्षित है, उनका निर्णय हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, वो कभी भी सुनाया जा सकता है। ज़ाहिर है उसके बाद उनकी सदस्यता खारिज करने के लिए राज्यपाल के पास भाजपा पहुँच सकती है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से उनको सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं उनकी। यहाँ तक मामला पहुँच सकता है। ऐसी स्थिति में अगर 3 चुनावों में से 1 चुनाव भी सुप्रीम सरकार हार जाती है तो अल्पमत में आ जाती है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 की अनुशंसा राज्यपाल कर सकते हैं, ये उनके पास एक शक्ति है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक कार्यों का पालना में सुप्रीम सरकार फेल हो रही है क्या? क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों की? तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के। कुशाल भारद्वाज जी हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं। तो आज चर्चा हम शुरू करेंगे संजय शर्मा जी से क्योंकि इन्होंने ये बात उठाई थी, उसके बाद हर्ष महाजन ने तो बाकायदा पत्रकार वार्ता करके दावा कर दिया कि हम सांसद जाएँगे गृह मंत्री के पास। संजय जी आपको क्या लगता है संवैधानिक कार्य कौन-सा सुप्रीम सरकार ने पूरा नहीं किया है जो सभी सांसद इकट्ठे होकर गृह मंत्री के पास जाकर एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग करेंगे? जी संजय जी। डॉक्टर साहब, पिछली चर्चा में जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो तब भी ये बात आई थी और बात यहां से शुरू होती है कि जब मुख्यमंत्री सत्ता के अहंकार में आकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों को जिनकी सदस्यता को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया है, कुछ समय के लिए निलंबित किया था पिछले जो राज्यसभा का चुनाव जब हुआ था, जो बजट सत्र के दौरान। वो तो एक बैठक के लिए था वो तो नहीं, लेकिन जिस तरह से कि जगत सिंह नेगी ने जो है वो सदस्यों के आचरण को लेकर के एक एप्लीकेशन जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को दी है और उसके ऊपर उनका निर्णय आना जो है वो अभी बाकी है। और उन्होंने निर्णय आना बाकी नहीं, मुख्यमंत्री ने उस निर्णय की घोषणा कर दी। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि विधानसभा अध्यक्ष आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जब आप प्रदेश के भीतर जो है वो संवैधानिक संकट खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे जो लोकतंत्र के अंदर दूसरे प्रावधान हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश पिछले 15 महीने से प्रदेश जो है वो आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, उस प्रक्रिया से प्रदेश गुजर रहा है। प्रदेश के अंदर केंद्रीय योजनाएं हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो प्रदेश की अपनी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसके ऊपर प्रदेश सरकार कोई धन खर्च कर रही हो या प्रदेश सरकार कोई योजना लेकर के जनता के बीच में आई हो। तो निश्चित तौर पे जब ऐसी चीजें होंगी, जब आप प्रदेश आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है लेकिन आप सत्ता के अहंकार में हैं, आप अपने विधायकों को आपने अपनी पार्टी से बाहर निकलवाया जो आपकी पसंद के नहीं थे, जिन्होंने क्या, यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था कि आपके निर्णय के साथ आपके विधायक जो है वो सहमत नहीं है, लेकिन आपने विधानसभा अध्यक्ष से उनका निलंबन करवा दिया, उनकी सदस्यता रद्द करवा दी।
उनको ये अनसीट करवा दिया। उनके तो निश्चित तौर पे ये जो कुछ भी हुआ, डॉक्टर साहब मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दे। जो कुछ भी हुआ तो ये निश्चित तौर पे एक योजना के अंतर्गत किया गया है, ये कोई अकस्मात नहीं हुआ है। केवल राज्यसभा का चुनाव जो है, राज्यसभा के चुनाव के अंदर यदि आपके निर्णय, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो व्हिप जो है वो उसमें मायने नहीं रखती है, इसलिए उन्होंने अपने विवेक के अनुसार आपने जिस उम्मीदवार को, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जिन्होंने अड़ंगे अड़ाए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सनातन की भावना उन विधायकों के भीतर थी और आपके निर्णयों के साथ वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने आपके राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ जाकर, आपके राज्यसभा का जो उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी, उनके नामांकन के खिलाफ जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुनना जो है वो बेहतर विकल्प समझा। अगर सरकार चाहती, अगर मुख्यमंत्री चाहते, अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा चाहती तो बैठ करके भी वो मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन आपने सीधे जो है उनकी सदस्यता भंग करने का निर्णय जो लिया, तो निश्चित तौर पे आप सत्ता के अहंकार के भीतर आकर के ऐसा कदम उठाना चाहते हैं। और जब आप 9 विधायकों का निर्णय, अभी वो एप्लीकेशन विधानसभा अध्यक्ष के साथ पेंडिंग है, उसके ऊपर चर्चा होनी है। मैंने पिछली भी चर्चा में कहा था कि या तो विधायक स्वयं जाएंगे या उनके एडवोकेट जाएंगे, लेकिन आप उसके ऊपर अगर निर्णय सुनाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं जा सकते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ कि प्रदेश जो आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमिक इमरजेंसी की स्टेट प्रदेश के भीतर लागू हुई है, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या हम धारा 356 का उपयोग नहीं कर सकते हैं? क्या इंदिरा गांधी ने 27 सरकारों को एक साथ इस देश के अंदर नहीं तोड़ा था? 90 से अधिक बार जो है वो धारा 356 का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये विकल्प जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुले हैं। यदि आपको संविधान याद है तो संविधान के भीतर ये प्रावधान है और उन प्रावधानों का उपयोग करना भारतीय जनता पार्टी भी तरीके से जानती है। जी चलिए, प्रेम जी, संजय जी ने बात को घुमा फिरा दिया। बात राज्यसभा के लिए तो कोई व्हिप जारी होती नहीं है, ठीक है। व्हिप जारी हुई थी, बजट पास करना था, वो होती है हर बार जब बजट आता है व्हिप जारी होती है, जो दल सत्ता में होता है उसके उल्लंघना पे ही उनकी सदस्यता गई है। लेकिन संजय जी ने घुमा फिरा दिया और कह दिया जो कांग्रेस गलत करती आई है हम भी करेंगे। और आर्थिक आपातकाल, जो कि अभी तक इस तरह से आर्थिक आपातकाल की एक बात कही है, और आर्थिक आपातकाल कहीं भी अनुच्छेद 356 को लागू करने को बाध्य नहीं करता है। 2 ही चीजें बाध्य करती, वो मैंने उसका उल्लेख कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि हर्ष महाजन किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये क्यों बीजेपी वालों को इकट्ठा करके अब फिर दोबारा एक और अटेम्प्ट करने की कोशिश करने जा रहे हैं? जी प्रेम जी। पहले तो मैं आर्थिक आपातकाल का इन्होंने जिक्र किया, उस संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। प्रदेश के अंदर जो स्थितियां आर्थिक रूप से पैदा हुई हैं, इन परिस्थितियों को पैदा करने में जयराम ठाकुर की सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्हाइट पेपर सरकार ने जारी किया, उसमें सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी गई। और कर्ज लेने की बात भी भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है, संजय जी भी करते हैं सारी डिबेट्स में। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उससे लेकर जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें इस देश के अंदर रही, बल्कि वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल को भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो केंद्र सरकार ने 55 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लिया। और 10 वर्ष के नरेंद्र मोदी की सरकार के शासनकाल में ये कर्ज जो है इसकी सीमा पहुंच गई 205 लाख करोड़ रुपए। तो ये स्थिति जो देश की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो अक्षम और मैं समझता हूं कि जो अर्थशास्त्र को नहीं जानने वाला नेतृत्व है उसने कर दी। तो इसलिए आर्थिक आपातकाल की
बात आप ना करें। ये देश में भी ऐसे हालात नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पैदा होने वाले हैं। देश का आर्थिक तौर पर बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है कर चुकी है, और इन हालात को लेके जो केंद्र की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके धर्मपति, उनके जो पति हैं, वो भी इस चीज को लेके जो है वो बयान जो है कई बार वो दे चुके हैं। तो इसलिए, और ये सनातन राम मंदिर, ये सारी चीजें संजय जी, जनता इनको नकार चुकी है इन चुनावों में। आपने देखा नहीं, अयोध्या में हार गए, अयोध्या के आसपास हार गए, किस सनातन की बात कर रहे हैं आप? ये जो ढोंग सनातन और राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर करने का प्रयास किया, करती रही, किसी हद तक इसका इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी किसी समय में करने में कामयाब हुई। इन चुनावों में इसको पूरी तरह से देश की जनता ने नकार दिया है। और जिस अयोध्या की आप मंदिर की बात कर रहे हैं, वहीं पिट गई भारतीय जनता पार्टी, वहीं बुरी तरह से लोगों ने नकार दिया भाजपा को, और आसपास के तमाम जो चुनाव क्षेत्र हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात, आप मनमानी कह रहे हैं कि जो सदस्य थे विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से संबंधित, उनकी सदस्यता रद्द करने में मनमानी की। ये जो इंडिपेंडेंट थे, इनके इस्तीफे स्वीकार करने में जो है उसमें राजनीति हुई। भाई साहब, ये तमाम 6 के 6 विधायक देश की सर्वोच्च अदालत में गए स्पीकर के फैसले के खिलाफ, कोई रिलीफ नहीं मिला। और इसके बाद ये जो निर्दलीय विधायक हैं, ये अपने इस्तीफे मंजूर कराने के लिए हाई कोर्ट में गए, कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई आदेश हाई कोर्ट का इनके पक्ष में नहीं आया। तो स्पीकर का जो अधिकार है, एक संवैधानिक पद पे होते हुए उनके जो अधिकार हैं और कानूनी प्रावधान है, उनके ऊपर प्रश्न न उठाएं। रही बात 356 लागू करने की और हर्ष महाजन का जो शगुफा है, डॉक्टर साहब, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने कल मैंने प्रेस उसमें भी कहा है कि हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को एक झांसा देकर उन्होंने टिकट प्राप्त किया कि मुझे आप राज्यसभा का टिकट दीजिए, मैं इस सरकार को गिरा दूंगा। और वही प्रयास उन्होंने किया, उसमें वो फेल हुए। और इस सारे प्रकरण के बाद जब 6 विधानसभा के उपचुनाव भी हो गए, तब भी ये इस्टेब्लिश हो गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं, और भाजपा कांग्रेस पार्टी की सरकार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हर्ष महाजन का प्रॉब्लम यह है कि जहां भी रहते हैं वहां इनको लगता है कि ये डोमिनेट करें। ये जो बयान हर्ष महाजन ने दिया है 356 लागू करके और सभी सांसदों को लेकर जो है गृह मंत्री से मिलने का, इसके पीछे एक ऐसी राजनीति है जिसमें वो इन 7 जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, नड्डा जी को साइड में रख दीजिए क्योंकि वो तो मंत्री हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो है उनका नेतृत्व करने की लालसा में मैं समझता हूँ शायद उन्होंने बयान दिया है। धारा 356 हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में लागू करना किसी भी दृष्टि से, किसी भी कारण से जो है वो ना तो संभव है, ना ऐसा करने की कोई हिमाकत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करने की स्थिति में है। अब केंद्र में बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार है। अब मनमानी और तानाशाही का दौर इस देश की राजनीति से खत्म हो चुका है। एक मजबूत विपक्ष इस देश के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैन नॉट डेयर टू इम्प्लीमेंट दिस आर्टिकल 356 इन हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की क्या नब्ज है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का क्या एक विचार है हिमाचल प्रदेश को लेके। वो जो 6 उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश की जनता अपना मैंडेट दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के मैंडेट को शालीनता से स्वीकार करने की एक जो है वो प्रयास करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत बेचैनी है कुर्सी के बिना, सत्ता के बिना, और उसी के चलते इस तरह की सारी बातें जो हैं वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये 3 के 3 उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो है वो स्पीकर का फैसला जो है उसको अनाउंस कर दिया कि स्पीकर ये फैसला देंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ इतना कहा है कि जयराम ठाकुर जो रोज कह रहे हैं कि जो सीपीएस का मसला हाई कोर्ट से इसका निर्णय आने वाला है, अनसीट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। आपके तो नेता प्रतिपक्ष जो हैं, जयराम ठाकुर जो हैं, वो तो हाई कोर्ट का फैसला जो है उसकी घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो मात्र इतना कहा है कि जयराम सीपीएस की चिंता छोड़ें, हमारी सरकार की चिंता छोड़ें, उनके जो 9 विधायक हैं जिनका मामला स्पीकर के पास लंबित है हियरिंग के लिए, उसकी चिंता करें। मुख्यमंत्री ने मात्र इतनी बात कही है, लेकिन मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इससे बहुत मिर्ची भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को लगी है। एक खौफ का माहौल उनके अंदर पैदा हो गया, कहीं अगर
जो स्पीकर ने कहीं ऐसा फैसला दे दिया कि 9 जो हैं विधायक इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, अनसीट कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की हालत हिमाचल में और खराब हो जाएगी। और मैं फिर चुनौती देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर हिम्मत है तो 356 हिमाचल प्रदेश में लगा कर दिखाएं। जी प्रेम जी, कहीं न कहीं हर्ष महाजन जी को लेके अनिरुद्ध ठाकुर जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि जो सहकारी बैंक घोटाला है, हर्ष महाजन जी उस समय चेयरमैन थे। सहकारी बैंक घोटाला भर्ती घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। कांग्रेस के लोगों के रिश्तेदार बच्चे भी नौकरी लगाए गए और कई तरह के लोग लगाए गए और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में भी एक घोटाला था उस समय। तो उसको दोबारा से खोला जाएगा, उसकी पूरी जाँच की जाएगी। तो अब तक 15 माह क्यों सोते रहे आप? देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं इस मामले में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी सरकार का लक्ष्य, हमारी सरकार का उद्देश्य जो है वो पारदर्शिता के साथ लोगों को और नौजवानों को रोज़गार देने का है। और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमारी सरकार ने कार्रवाई की और सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में कौन-सी व्यवस्था हम लेके आ रहे हैं। अगर हर्ष महाजन के शासनकाल में इस तरह की कोई अनियमितताएँ हुई हैं, चाहे कोई भी लोग अगर वो नियमों को दरकिनार करके भाई भतीजावाद के आधार के ऊपर अगर इस एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में किन्हीं लोगों को नौकरियां दी गई हैं या और कोई मामले हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उनकी जांच सरकार ने कराने की बात कही है, मंत्री ने अगर बात कही है, तो मंत्री का मतलब सरकार ही है, तो कही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, होनी चाहिए। उसमें कोई भी जो भी दोषी हो, जो बेनिफिशियरी हैं वो हों, चाहे बेनिफिट देने वाले हों, हम उसका स्वागत करते हैं। जी, चलिए कुशाल जी जुड़े हमारे साथ। कुशाल जी, हिमाचल में जो चल रहा है पहले कभी देखा नहीं और ऐसा चल रहा है कि बार-बार प्रयास हो रहे हैं। पहला प्रयास हुआ, उसमें कहीं न कहीं विफलता हासिल हुई विपक्षी दल भाजपा को। अब एक नए प्रयास की बात ज़िक्र कर दिया गया है कि आर्टिकल 356 लागू किया जाएगा, इसकी माँग की जाएगी। उसके लिए एक आधार तैयार करना भी शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं स्पीकर और उसका टकराव एक भूमिका उसकी बनाई जा रही है, एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि स्पीकर और सदस्यों का जो विपक्ष के सदस्यों का टकराव है, उसको कहीं न कहीं संविधान के दायरे में लेके इन चीज़ों को कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल की जनता ऐसी स्थिति सहन करने को तैयार है? क्योंकि अभी 3 उपचुनाव भी चल रहे हैं। हो सकता है ये शगुफ़े भी हों उन चुनावों को प्रभावित करने के लिए। जी। जी, धन्यवाद। और यहाँ 2-3 मुद्दे आए। एक तो जो प्रमुखता से जो आज का मुद्दा भी है 356 के बारे में। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे संविधान में चाहे वो धारा 356 है, 355 है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ है या उसके साथ-साथ जो व्हिप जारी होता है उसके बारे में सारे जो है, सब कुछ जो है लिखित में है और वो सबके सामने है। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछली बार भाजपा की सरकार थी। भाजपा जनता के बीच में गई दोबारा सत्ता में आने के लिए। लोगों ने भाजपा को मैंडेट नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश में 25 सीटें जो है 68 में से भाजपा को मिली, 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, 3 इंडिपेंडेंट जीते। कायदेस तो ये चाहिए था कि भाजपा को 5 साल विपक्ष में रह करके, जैसे हम विपक्ष में हैं, भाजपा विपक्ष में रह करके जो है काम करती, सरकार के जो नाकामी है उनको उजागर करती, उस पे स्ट्रगल करती और उसके बाद अगली बार जो जाते कि आप जो है आप हमें वोट दीजिए। लेकिन भाजपा ने एक चोर दरवाजा ढूँढना चाहा और उस चोर दरवाजे से हिमाचल प्रदेश में जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। किस लालच में वो आए, उस पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 6 विधायकों को तोड़ने में कामयाब वो हुई। ये अलग बात है कि जो राज्यसभा का चुनाव है, उसमें व्हिप जारी नहीं होता है और वो किया भी नहीं था व्हिप जारी, तो वहाँ पर तो आप बोल सकते हैं कि अंतरात्मा से उन्होंने वोट दे दिया भाजपा को, कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन जो बजट सत्र चल रहा था, उसमें तो वोटिंग होनी थी, उसके लिए व्हिप जारी हुआ था। और जब व्हिप जारी हुआ था, तो उसमें साफ है कि जिन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया, उसमें संविधान में जो वो सारे नियम कानून उसमें तय हैं कि जो व्हिप जारी होता है, अगर उसका उल्लंघन होता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो आते हैं। तो उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय सुनाया, वो बिल्कुल संविधान के दायरे के अंदर था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी जो उनको राहत नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने जो है दल-बदल विरोधी कानून का जो है उल्लंघन किया। तो इसमें तो मेरा ये भी कहना है कि संजय भाई को भी इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि जब उल्लंघन हुआ तो वो जो है उनकी सदस्यता वो जो है सदस्यता से बाहर गई, यानी कि बर्खास्त हुई। दूसरी बात इसमें मैं आपके सवाल पे भी आऊँगा। दूसरी बात इसमें कि जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक थे,
किसी भी आजाद विधायक को ये क्या जरूरत पड़ जाती है कि वो जो है अपना इस्तीफा देकर के बोले मैंने दोबारा चुनाव लड़ना और दोबारा विधायक बनना। ये हिमाचल प्रदेश की जनता इस चीज को भी पचा नहीं पाई है। ना तो दल बदल को पचा पाई है, ना इस बात को पचा पाई है, क्योंकि उनको तो 5 साल के लिए जो है लोगों ने जिताया था। और अगर वो कांग्रेस पार्टी से खफा थे, कांग्रेस की सरकार से अगर वो खफा थे, तो उनको किसने रोका? वो इंडिपेंडेंट तौर पर ही आवाज उठा सकते थे, या वो जो है भाजपा के साथ मिलकर के भी आवाज उठा सकते थे। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन किस दबाव में या किस लालच में उन विधायकों ने इस्तीफा दिया, ये आज तक हिमाचल प्रदेश की जनता को समझ नहीं आया। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है 356 की, अगर ये सब उन्होंने महाजन साहब ने ये बोला है और किसी ने भी अगर ये बोला है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ की कमी है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो सरकार है वो फुल मेजॉरिटी में है, और जब सरकार फुल मेजॉरिटी में है, आपने सारे तौर तरीके अपना लिए हिमाचल में चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी ने। जब उसमें कामयाब नहीं हुई, तो अब आप बोलते हैं कि 356 का उपयोग करना है, क्यों करना है? कि और हमारा तो ये भी कहना है कि धारा 356 है, चाहे 355 है, उसके ऊपर रिव्यू भी होना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे पहले इस्तेमाल जो है 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकार थी केरल में, उसके खिलाफ किया गया था। हम तब से हमेशा ही है, और ये ठीक है संजय जी जो बोल रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हुआ है पहले भी धारा 356 का, वो सही बात है। कई राज्य सरकारों को कई बार जो है इस धारा का इस्तेमाल करके बर्खास्त किया गया। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल का देखें, तो 10 साल में भाजपा ने अलग-अलग राज्यों में चोर दरवाजे से सत्ता हथियाई है। इन्होंने जो है गोवा में ऐसा किया, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में ऐसा किया, कुछ और राज्यों में ऐसा किया, हिमाचल में भी ऐसा करने जा रहे थे। और जहाँ पर ये जो है विधायकों को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी ये चोर दरवाजे से सत्ता में आने में कामयाब नहीं हुए, तो अब ये जो है धारा 356 का राग अलापना शुरू कर दिया कि इसके तहत जो है सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। किस आधार पर बर्खास्त किया जाएगा? ये प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा बाहिया कोई बड़ा हमला नहीं हो गया है। हिमाचल प्रदेश की जो इंटरनल सिचुएशन है वो इतनी खराब नहीं हो गई है कि यहाँ पे जो है 356 का दुरुपयोग किया जाए या उपयोग किया जाए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि धारा 356 का बार-बार दुरुपयोग हुआ है, इसलिए इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये जो राष्ट्रीय योजना का सवाल है कि केंद्र सरकार की योजना यहाँ पर चल रही हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रही है केंद्र सरकार हमारे ऊपर। और इस मसले को मैंने दोनों पार्टियों के समक्ष भी उठाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज पंगु हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आप लोगों को सहमत होना इस बात पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आय का प्रमुख स्रोत वन थे, जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य को आमदन आती थी। 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनने के बाद वो सारी की सारी वन भूमि केंद्र सरकार के अधीन चलेगी, तो हमारे को जो राजस्व आता था उससे हम वंचित हो गए। संरक्षण हम देते हैं पूरे पर्यावरण को, लेकिन हमारे को उसके एवज में कुछ मिलता नहीं है। दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस था, और एक समय में हिमाचल प्रदेश ने जो तरक्की की है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है। आप आज गाँवों में, रिमोट एरिया में प्राइमरी स्कूल खुले हैं, कई जगह स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। लेकिन जब से स्पेशल स्टेटस हमारा हिमाचल प्रदेश का छीना गया है, हमारे को जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। आज धीरे-धीरे हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे हेल्थ सेंटर बंद हो रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब 1996 में पंजाब पुनर्गठन ये जो कानून बना, जो आयोग उठाया गया था उसके आधार पर, तो हिमाचल को जो 9.17% आबादी ट्रांसफर हुई, इतना ही हमारे को हिस्सा मिलना था पुराने प्रोजेक्ट्स और असेट्स का। लेकिन आज तक कोई सरकार इसको ले नहीं पाई है, और केंद्र सरकार ने इसको दिलाया नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद कि हिमाचल को उसका हिस्सा दिया जाए, आज तक कोई सरकार कर नहीं पा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो भाजपा के 3 बार जो है लगातार 4-4 सांसद हिमाचल से लोकसभा में गए हैं। क्यों हमारा हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं? ये सवाल भी तो करना जी, लाज़मी है। बिल्कुल, बिल्कुल, जायज़ सवाल है, जायज़ सवाल है ये। आप जो है वो दिल्ली में सरकार तोड़ने के लिए जाएंगे, हिमाचल के मुद्दों के लिए नहीं जाएंगे। जी, जी, प्रदेश जी, बिल्कुल। बार-बार जिता के भेज रही है केंद्र में फुल मेजॉरिटी की आपकी सरकार रही 2 बार। इस बार तो चलो बैसाखी के सहारे वो सरकार चल रही है, लेकिन हिमाचल के जो हित है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इनका बनता है और ये दिया जाए, यहाँ पर भी जी, 2 राज्य सरकार के बीच जी, में टकराव है, और केंद्र को संजय हस्तक्षेप जी से करना ये सवाल ले लेते हैं। संजय जी, है। आपके एक सेकंड सांसद। जी, मैं जी, तो हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, अगर 2 राज्य सरकारों के बीच में वो कोई असहमति है, टकराव है, तो वहाँ पे केंद्र को हस्तक्षेप करना है। तो जहाँ केंद्र को बेहतर काम के लिए हस्तक्षेप करना, वहाँ नहीं कर रहे हैं।
लेकिन बोल रहे कि यहाँ पर जो है धारा 356 का उपयोग करना है, ये गलत है, ये तानाशाही का प्रतीक है। और मेरा मानना है कि भाजपा को इस लोकतंत्र की समझ नहीं है, या तो इस लोकतंत्र को मानती नहीं है, और इसलिए जो है ऐसी बातें अगर एक सांसद के द्वारा बोली जा रही है कि हिमाचल की सरकार को आज की तारीख में जो है 356 का इस्तेमाल करके बर्खास्त करना चाहिए, तो ये जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भी खिलाफ है, और ये जो है लोकतंत्र के ऊपर भी हमला, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जी, जी संजय जी, पहले लंबे समय तक सत्ता से दूर रहती थी भाजपा और बड़ा अच्छा विपक्ष की भूमिका अदा करती थी और लंबा संघर्ष करके, मुद्दों की लड़ाई करके सत्ता में आती थी। लेकिन इस बार ज़्यादा समय सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहते। सत्ता का ऐसा लालच लग गया कि वो मतलब 1 साल के बाद ही सरकार तोड़ने पे आ गई। और कुशाल जी ने ठीक कहा, जो लंबित मुद्दे हैं केंद्र के पास, 10 वर्ष से आपकी सरकार है, अब भी आपकी सरकार बनी है, आपके सांसदों को उन मुद्दों का हल राज्य के हित में करवाना चाहिए कि धारा अनुच्छेद 356 की कार्रवाई के लिए आगे जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रदेश के अंदर अगर सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जिस तरह के विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के भीतर जाकर के मुख्यमंत्री अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, इस बहस के अंदर सबसे पहला कि इन्होंने कुशाल भारद्वाज जी ने जो चर्चा में लाए कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की बात इन्होंने करी है। आप बताइए, पावर के ऊपर रॉयल्टी मांगने का किसने काम किया था? क्या वीरभद्र सिंह ने किया? क्या डॉक्टर वाईएस परमार ने किया? क्या रामलाल ने किया? केवल उस मुद्दे को शांता कुमार जी की सरकार अगर 1990 के अंदर बनी थी, उन्होंने रॉयल्टी की बात जो है वो प्रदेश के मिलनी चाहिए, उन्होंने इसके ऊपर बात उन्होंने करी। दूसरी चर्चा अयोध्या के ऊपर लेकर के आए थे प्रेम कौशल जी। अयोध्या कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। और जहां तक अयोध्या की बात है, हम बेशक अब हिमाचल तक सीमित रहिए, कृपया हिमाचल तक सीमित रहिए। क्योंकि जो बिंदु चर्चा में आए हैं, जो बिंदु चर्चा में आए हैं, मैं उनके ऊपर में अवश्य जाना चाहूंगा। फैजाबाद अयोध्या, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, और जो अयोध्या है, अयोध्या के भीतर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विधानसभा क्षेत्र जो है वो वहां पे जीती है। दूसरी चीज, आप कुशाल जी की जो सवाल उठाए उन्होंने उसका उत्तर दीजिए कि सांसदों को 356 के लिए जाना चाहिए। दूसरी चर्चा इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार के ऊपर करी कि आज देश कर्ज के भीतर जा रहा है, देश कर्ज के भीतर जा रहा है, और हिंदुस्तान पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, और अगले 5 वर्ष के भीतर हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। ये किस तरह के आंकड़े आप लेकर के आए? ये किस तरह के? दूसरा आपने चर्चा करी कि 356 का, दूसरी चर्चा आपने करी कि धारा 356 का दुरुपयोग 1992 के अंदर, 1992 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या अपना बाबरी ढांचा जो है वो वहां पे गिराया जाता है और हिमाचल की सरकार तोड़ दी जाती है। बताइए कौन सा, किस तरह का, क्या कसूर हिमाचल प्रदेश की जनता का था कि क्यों हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ा गया? क्या इसके ऊपर नहीं? और कांग्रेस हमें सिखाती है 1989 के भीतर, 1989 के भीतर किस तरह से शांता कुमार जी की सरकार से एक विधायक हर रोज तोड़ा जाता था। संजय जी, वक्ताओं का जवाब तो दे दीजिए। आप तो हिमाचल के जो हित के सवाल है उससे तो बच रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा अगर आज तक किसी ने की है, तो 1977 में, जब 1977 के अंदर, 1977 में करेंगे क्या? डॉक्टर साहब, मेरी चर्चा को पूरा होने दीजिए, या तो मैं बोल रहा हूं या बाकी बोल रहे हैं। संजय शर्मा मुद्दे पे नहीं आएंगे। आपको संजय जी, लेकिन आप आज घुमा रहे हैं बहुत ज्यादा। आप स्पष्ट, मैं नहीं घुमा रहा हूं ना, मैं जो चर्चा के अंदर, जो चर्चा के भीतर सवाल आए हैं, मैं उनके ऊपर सवालों का जवाब दे दीजिए। कुशाल जी के सवालों मैं उन्हीं के ऊपर दे रहा हूं, लेकिन जो वक्ताओं ने बोला है उसके ऊपर जाना, ये मेरा, अगर मैं किसी मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने का अधिकार है। सवाल का जवाब दीजिए पहले।
कि सांसद क्या हिमाचल के हितों की पैरवी भी करेंगे कि 356 की बात करने जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को न सिखाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से प्रदेश के हितों की रक्षा करनी है, हमें सीपीआई से नहीं सीखना है। अगर इस तरह से की होती तो आज तक जो है वो पूरे देश में आप समाप्ति के कगार पे नहीं आते। अगर आपकी विचारधारा देश के हित में होती तो आज आप समाप्ति के कगार पे खड़े नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी देश की आवाज बनी है, 1984 में हम 2 सांसद थे और आज तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की 6 वर्ष को भी मिला लिया जाए तो लगातार हम कितनी बार देश के अंदर शासन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 414 से आज 99 के ऊपर खड़ी हो गई है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग विचारधारा के लोग और दल हैं इस देश में, तभी ये देश बचा हुआ है। चलिए प्रेम जी, लेकिन अब चर्चा के भीतर आप बताइए कि आप नैतिकता और ये सिखाते हैं। गिरधर गोमांग मुख्यमंत्री बन चुके थे 1998 में, गिरधर गोमांग मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए वो सांसद के रूप में संसद में प्रवेश करते हैं और 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार जाती है। वहां पे क्या वो नैतिकता थी कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के लोकसभा सदस्य के नाते वहां पे मत दे? उनको त्याग पत्र नहीं दे देना चाहिए था? आप हमें गुजरात की सरकार को किसने गिराया? चंद्रशेखर की सरकार को किसने गिराया? देवेगौड़ा की सरकार को किसने गिराया? आप कृपया करके शांत हो जाइए, अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। मंच आज पहली बार इतना गर्मा दिया आपने, कभी नहीं यहाँ पे बहस होती है इस मंच पे। चलिए जवाब दीजिए प्रेम जी आप। डॉक्टर साहब, वास्तविकता ये है कि संजय जी की मजबूरी में समझ सकता हूँ। संजय जी के पास इस मुद्दे के ऊपर, इस मुद्दे के पक्ष में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये इधर उधर घुमा रहे हैं चीजों को, और जो असली मुद्दे की बात है उसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे। ये जो मुद्दा खुशहाल जी ने उठाया और मैंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो 356 धारा को खत्म करने, 356 धारा जो है उसको हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए मिलेंगे, लेकिन जब प्रदेश के अंदर डिजास्टर आया, बाढ़ आई, 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और पूरे प्रदेश में भयंकर तबाही का मंजर पैदा हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उस मसले के ऊपर अपनी सरकार के समक्ष हिमाचल की मदद करने का मुद्दा नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र यही है। ये वाजपेयी की सरकार का जिक्र कर रहे थे कि 13 महीने में चली गई, वोट डाल दिया और मुख्यमंत्री ने, अरे भाई स्पीकर तो आपके ही थे, उन्होंने अलाउ किया, तब जाकर वोट डाला। तो हिमाचल के हित में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का एक किसी न किसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया जाए, तोड़ा जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन सत्ता जा रहा है। तो हमारा मुद्दा कुछ और था। हमारा मुद्दा यही था कि किन कारणों से ये होगा। चलिए चर्चा होगी, समय का अभाव है, अब चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सांसदों द्वारा कहीं ना कहीं, हर्ष महाजन जी द्वारा जो कांग्रेस से गए हैं भाजपा में, उनका ये कहना कि गृह मंत्री से मिलकर अनुच्छेद 356 हिमाचल प्रदेश में लागू करने की मांग रखी जाएगी। उसके बाद राजनीति फिर से गर्म हो गई है हिमाचल प्रदेश की। इस समय 3 उपचुनाव भी चल रहे हैं और ये तीनों के तीनों उपचुनाव जीतना भाजपा भी चाह रही है और कांग्रेस भी चाह रही है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए ये जरूरी भी है और कहें तो मजबूरी भी है, क्योंकि 6 सीपीएस की सदस्यता अगर नहीं रह पाती है, किसी कारण चली जाती है, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी अगर ये 3 सीटें वो नहीं जीतते हैं। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 को लागू करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, केंद्र को सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी सरकार बहुमत में नहीं, कोई भी दल बहुमत में ना हो, तो राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां देखी जा रही हैं। यही कारण है कि हर्ष महाजन भी इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ये दावा किया है और वो जल्द ही गृह मंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की भी दुहाई दी जा रही है, क्योंकि एक स्टेबल सरकार को गिराने की कोशिशें दूसरी बार होने जा रही है। तो दोनों वक्ताओं ने काफी चर्चा की, लेकिन प्रदेश के जो विकास के मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा साल इसी लड़ाई में चला गया। आधा वर्ष बीत गया और आधा और बीत जाएगा, और पहले लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, फिर उपचुनाव, इसी में सरकार का सारा कार्यकाल बीत गया है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।